हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद एनसीईआरटी। और फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, काफ़ी टाइम से आप सोशियोलॉजी के क्वेश्चन मांग रहे थे। तो वैसे मैंने एक जो वीडियो अपलोड की है सोशियोलॉजी की, इसमें फ्रेंड्स उससे ज़्यादा पेपर में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप उतना भी पढ़ लेते हो ना अच्छे से, तो डेफिनेटली आपके पासिंग मार्क्स तो से अच्छे ही आएंगे, बुरे नहीं आएंगे। और आपको जस्ट वीडियो को अच्छे से देखना है, सारे आंसर आपको साथ के साथ याद भी होते जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से उसमें क्लियर किया हुआ है कि आपको पेपर में क्या लिखना है। ठीक है, तो इस पेपर को लेकर आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे वो समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, वीडियो को स्किप करके देखोगे कुछ समझ नहीं आएगा। एक बार इत्मीनान से थोड़ा सा टाइम दीजिए और वीडियो को पूरी कंटिन्यूस एंड तक देखिए। देखिए, आपके अंदर खुद इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप बोलोगे कि मैं सोशियोलॉजी का पेपर तो यूँ ही निकाल लूँगा। फिर भी आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने एक वीडियो और बनाई है। इसमें कुछ नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगी कि जो आपका पेपर है जो 2022 का आया था, आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस देखो उसमें से आए थे और मेरे बच्चों के बहुत अच्छे पेपर गए थे और बहुत अच्छे मतलब मुझे कमेंट भी मिले थे उसके लिए। और उस टाइम से लेके अब तक सोशियोलॉजी की वीडियो जिन बच्चों ने भी मेरी देख के जा रहे हैं उनका पेपर वाकई में अच्छा जा रहा है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। टचवुड आपके क्वेश्चंस इन्हीं में से ही आते हैं और अगर इधर उधर से जरा सा इधर से क्वेश्चन आ भी जाता है, आप डेफिनेटली वो भी अटैम्प्ट कर पाएंगे, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आज देखते हैं 2022 का पेपर डिस्कस करते हैं। एंड तक वीडियो को देखिएगा। तो इसमें से कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है वो मैंने एक्सप्लेन नहीं किए। एक्सप्लेन मैंने बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर भी, सबके आंसर आपको आज मिलने वाले हैं। जो आंसर नहीं मिलेंगे वो आपको मैं समझा दूंगी, आपके माइंड में बात बैठ जाएगी, आप पेपर में अटैम्प्ट कर लोगे। ठीक है, तो जल्दी से अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो पहले, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है। मेरी वीडियोस देखने वाले बच्चे बहुत सारे होते हैं लेकिन सब्सक्राइब कुछ बच्चे करते हैं और अपना प्यार सपोर्ट मुझे वैसे बहुत बच्चे दे रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। दिल से मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे माइंड में रहते हैं हमेशा, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं अच्छे अच्छे कमेंट देके, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो आपका ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इन विच ईयर वॉज सती प्रथा बैंड। तो सती प्रथा कब निषेध से घोषित किया गया था, मतलब ये गैर कानूनी है 1829 को। इसके साथ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दे देती हूँ फ्रेंड्स। सती प्रथा अगर आपसे पूछे क्या है, तो इसमें क्या होता है, जब हस्बैंड मर जाता है ना, तो उसकी चिता में उसकी पत्नी को भी, मतलब वो तो जिंदा है, वो तो मर गया, लेकिन जो जिंदा है उसको भी चिता के साथ ही भस्म कर दिया जाता है, मतलब चिता के साथ उसको भी जला दिया जाता है। ठीक है, इसे सती प्रथा कहते हैं। बहुत ही एक बुराई थी समाज में, समाज की एक बहुत ज़्यादा बड़ी बुराई थी जिसके खिलाफ लड़ाई की गई थी। ठीक है ना, तब जाके इसको निषेध घोषित कर पाए। ठीक है, आगे है आपका क्वेश्चन, हु फाउंडेड द थियोसोफिकल सोसाइटी। देखो, थियोसोफिकल सोसाइटी को किसके द्वारा बनाया गया, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसमें आपको मैं बता दूं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में मैडम ब्लावस्की और HS ओलकोट के द्वारा बनाई गई थी। याद रखिएगा, इसका मुख्यालय पूछ लिया जाता है कहाँ पे है, तो मद्रास के पास अडियार में इसका मुख्यालय है। ठीक है ना, तो इसमें एक आप ना, कई बच्चे क्या करते हैं एनी बेसेंट लिख के आ जाते हैं। फ्रेंड्स, एनी बेसेंट नहीं आएगा, बनाई इन्होंने थी, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया था। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, उन्होंने इसके लिए काम किया था। आगे है अपना योगदान, मतलब उन्होंने भी दिया, ऐसा नहीं, एनी बेसेंट जी का भी बहुत योगदान रहा है इस संस्था को जो बनाया था, है ना, उनके भी योगदान के अनुसार जो संस्था है काफ़ी आगे तक गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, व्हाट इज द सर्विस कास्ट नोन एज। फ्रेंड्स, सेवरत जाति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बिल्कुल कुछ पढ़ने, आप बस सुनते जाइएगा और आपको अगर पढ़ने की जरूरत पड़े आप पढ़ लीजिएगा। तो जो आपका जो भारतीय समाज है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, होगा आपको, अगर होगा देखना आप, तो उसमें आपके 4 वर्ण आते हैं हिंदू समाज में। सबसे ऊपर होता है ब्राह्मण, उसके बाद होते हैं आपके क्षत्रिय, फिर होते हैं वैश्य और होते हैं एंड में शूद्र। तो यहाँ पे सेवारत मतलब जो सेवा करती जाती, तो कौन हुई वो आपकी शूद्र। डेफिनेटली इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए है, ताकि क्वेश्चन कभी आपसे पूछ ले जाए, बताइए कि स्कॉलर्स कौन होते हैं। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में जो लिखा है, यहाँ पे वर्कमैन और सर्विस प्रोवाइडर शूद्र, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, आपको शूद्र लिखना है, पढ़ के आपको सारा जाना है। देखो, ब्राह्मण के बारे में आ जाएगा, तो जितने भी मतलब पृष्ठ होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, वो ब्राह्मण में आ जाते हैं। अगर आपको रूलर बोले, जो रूल करते हैं, वॉरियर्स होते हैं, वो क्षत्रिय होते हैं, कहते हैं ना हम क्षत्रिय हैं, हम लड़ेंगे अपने हक के लिए। ठीक है, और जितने भी आपको मर्चेंट, मतलब जितने वैश्य में ना, सारी वो कैटेगरी आ जाएगी जो व्यापार करती है, कुछ प्रोडक्शन कर रही है, व्यापार कर रही है, इसमें फार्मर, मर्चेंट सब आ जाएंगे। ठीक है ना, तो ये सब ब्रैकेट्स वाले जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि कभी और क्वेश्चन आता है, अब आपसे पूछा जाएगा बताइए फार्मर्स, मर्चेंट ये क्या है, तो वही वैश्य है। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको अच्छे से। नेक्स्ट
आपका है एक्सप्लेन अप्लाइड सोशियोलॉजी। देखो सोशियोलॉजी क्या है, अप्लाइड सोशियोलॉजी क्या है, मतलब अप्लाइड आपको नाम से पता चलेगा जिसको आप प्रयोग करते हो, यूज़ करते हो। तो समाजशास्त्र तो आपको पता ही है, जो समाज से रिलेटेड आपको जानकारी देता है, समाज के विषय में आपको बताता है कैसा समाज है, समाज के रूल्स क्या हैं, समाज में कैसे रहा जाता है, ये सब आपको सिखाया जाता है समाजशास्त्र के अंतर्गत, ठीक है। तो प्रायोगिक आ जाता है आपका फ्रेंड्स जिसको आप अप्लाई कर रहे हो, मतलब जो रोजमर्रा की, मतलब ये सोशियोलॉजी आपको सिखाती है कि जो रोजमर्रा की आपकी समस्याएं हैं या कोई ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाती है, परिस्थिति आ जाती है आपके सामने, ठीक है, उसके लिए मतलब उन परिस्थितियों को कैसे आप संबोधित करोगे, उनको संबोधित करने के लिए, मतलब एक्सप्रेस करने के लिए आप समाज शास्त्रीय विचारों, अवधारणाओं, सिद्धांतों और मॉडलों का अनुप्रयोग, मतलब कैसे अपने विचारों को आगे आप लाओगे, समाज में क्या अप्लाई करोगे आप, ठीक है ना। तो ये जैसे मान लो एग्जाम्पल है, घर में आपकी कोई सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, अब आप उस घर में सिचुएशन में आप कैसे सोशलाइज, मतलब समाज को भी इसके कोई नुकसान ना पहुंचे और आपको भी इसके कोई नुकसान ना पहुंचे, तो आप कैसे अप्लाई करोगे उस प्रॉब्लम को, कैसे मतलब टैक्ट करोगे इस प्रॉब्लम को, ठीक है ना। तो उसके लिए आप कौन से सिद्धांत का यूज़ करोगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कौन से विचारों को, कौन सी अवधारणाओं को आप यूज़ करोगे, यहाँ पे ये कहना जा रहा है, सिंपल सा क्लियर है। ताकि समाज, आपको पता ही है ना, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। मैं हमेशा से कहती हूँ आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो यार, इतना तो पता होना चाहिए, समाज से अलग रहकर भी आपको नहीं चलना है, ठीक है। आप पशु की भांति गिने जाओगे, आपको समाज को लेकर चलना है, ठीक है। अब मान लीजिए आप एक ऐसे समाज में रहते हो जहाँ पे ज़्यादातर लड़कियाँ ट्रेडिशनल कपड़े पहनती हैं, सूट सलवार साड़ी वाड़ी, वहाँ पे जीन्स वीन्स अलाउड नहीं है। सिंपल सी बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ इस आंसर का। अब आप कहीं बाहर से आए हो, आपके पास सारे कपड़े ही, आप जीन्स टॉप, लड़कियां जो होती हैं सारी जीन्स वीन्स पहन, आपने शुरू से ऐसे ही पहना है, ठीक है ना। तो एक समस्या आ गई, अब आप क्या करोगे, ठीक है। तो ऐसी समस्या के लिए आप क्या करोगे, आप जो समाजशास्त्रीय विचार हैं आप देखोगे कि भाई हाँ भाई, कि जिस समाज में हम रह रहे हैं वहाँ पे ये सब नहीं पहना जाता है, आप देखोगे, फिर कुछ सिद्धांत, कुछ मॉडल का यूज़ करोगे, आप कुछ ना कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालोगे जिससे समाज की नीड भी पूरी हो जाए और आपका भी काम बन जाए, है ना। तो इसे कहते हैं, आपने क्या कर दिया, अप्लाइड सोशियोलॉजी का यहाँ पे यूज़ कर दिया। तो ये आपको हर जगह देखना, घरों में भी, मैंने आपको घरों का एग्जांपल दिया है, आपको समुदाय में, ग्रुप में भी, ये संगठनों के रूप में भी उत्पन्न हो सकता है ये, ठीक है। बाकी आप इससे पढ़ लीजिएगा एक बार। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मॉइटी। अगर आपको फ्रेंड्स कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो समझ ना आए, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। आपको ऐसे क्लियर हो जाएगी ना वो चीज़, आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे, लाइफ में नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। आफ्टर 12th भी आपको याद रहने वाली है। अब अशोध पद से आप क्या समझते हैं, मॉइटी में आपका अगर देखूँ फ्रेंड्स, इसका एक लैटिन भाषा का शब्द है ये, इसका मीन्स होता है हाफ, मीन्स आधा, ठीक है। एक सिस्टम है जहाँ पे हर चीज को कंसीडर किया जाता है अ हाफ ऑफ अ होल, मतलब पूरे का आधा माना जाता है, ठीक है। एंड देयरफॉर इज अ मिरर ऑफ द अदर, मतलब ये क्या होता है, एक ये तो ये कह लो, अब मान लो आपने एक पेंसिल ली, पेंसिल को अगर हाफ तोड़ दोगे तो एक दूसरे का दर्पण ही तो होगा ना, दोनों सेम ही तो हैं, ये तो नहीं बदल जाएगा, ठीक है। इट कम्स फ्रॉम द बिलीफ। अब मैं यहाँ से इसका अर्थ बताने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ तक आपको समझ आ गया कि आधा होता है अगर एक दूसरे को, मतलब पूरे का आधा माना जाता है, या ये कह लो एक दूसरे का दर्पण है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें यह विश्वास आता है कि अगर कोई पूरा ब्रह्मांड है, अगर हम उसे समझना चाहते हैं तो उसको दो हिस्सों में बांटना होगा, तभी हम उसको समझ सकते हैं, है ना। तो देखिए अगर ये तो आपके हर कॉन्सेप्ट में आ जाती है, अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, आप उसको एज अ होल पढ़ेंगे, आपको शायद समझना है, लेकिन आपको अगर उसे टुकड़ों में बांट बांट के पढ़ेंगे तो आपको एक एक बात क्लियर होती जाती है ना। तो ये आप इजीली बता पाओगे। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, कभी एक आध बार आ गया है ये। बाकी फ्रेंड्स एक बार ये पढ़ के जाइएगा, अगर क्वेश्चन पूछा है तो आप एटलीस्ट छोड़ के तो नहीं आएंगे, ठीक है ना। इसलिए मैं क्वेश्चन डाल देती हूँ सारे के सारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ टोरेंसी, मतलब भगोड़ापन क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपको देखा जाए तो जब बच्चा कोई होता है, यहाँ पे बच्चे को लेकर हम चलते हैं कि जो अनुपस्थित बच्चा होता है, मतलब प्रेजेंट नहीं होता है स्कूल में, स्कूल छोड़ देता है बिना किसी को इन्फॉर्म किए, इन्फॉर्मेशन दिए, परमिशन लिए, है ना, अथॉरिटी को या पेरेंट्स को, तो वो भगोड़ेपन में आ जाता है। तो इन लोगों का काम क्या होता है, ये रोम करते हियर एंड देयर, इधर उधर घूमते हैं और बिहेव करते हैं ऐसा जैसे मतलब समाज के अनुरूप नहीं होता है ना। तो जैसे आवारा लोगों की तरह घूमना फिरना, ताश पत्ते खेलना या सिनेमा हॉल जाना, ये लोग घर नहीं लौटते हैं,
और धीरे धीरे क्या करते हैं, ये अपराधियों के साथ घुल मिल जाते हैं, उनके साथ बहुत अच्छे से ये लोग मिंगल हो जाते हैं और एक टाइम ऐसा आता है जो खुद ही अपराधी बन जाते हैं, तो वो भगोड़ेपन में आ जाता है। ठीक है, और इसके साथ ही एक मैसेज मैं देना चाहूँगी, कभी भी आपको ऐसा कोई गलत काम नहीं करना है, अपने माइंड को कभी इधर उधर गलत उसमें डाइवर्ट नहीं करना है। अपने आप को जो संगति होती है ना हमारी फ्रेंड्स, वो अच्छे से बना के रखनी है, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ अगर आप रहोगे ना तो दो बातें अच्छी सीखोगे। ठीक है, और जो गलत करता है पहले तो उसे समझाओ, और नहीं समझता तो उससे दूरी बनाने में ही बेहतर होता है। ठीक है ना, तो इसलिए हमें हमेशा अपने गोल सेटअप करने चाहिए, हमें लाइफ में आगे क्या करना है, हमें पीछे नहीं जाना है, हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। थिंक अबाउट योरसेल्फ, थिंक अबाउट योर पेरेंट्स, जिन्होंने आपके लिए इतना सेक्रीफाइस किया है, जो आपको पढ़ा रहे हैं, वो आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं और आपको उनकी उसी एक्सपेक्टेशन में खरे उतरना है ना। तो ये भगोड़ेपन वाले बच्चे होते हैं, ये टॉपिक जोड़ने का मकसद ही यही है ताकि बच्चों को एक ये भी समझाया जा सके कि वो गलत कब बन जाते हैं, वो कब भटक जाते हैं। ठीक है, कब वो अपराधी बन जाते हैं। ये एकदम नहीं बनते, धीरे धीरे स्टार्ट होता है। पहले कई बच्चे स्कूल छोड़ते हैं, बंक मारते हैं, फिर स्कूल जाते ही नहीं है, पढ़ाई छोड़ देते हैं। धीरे धीरे उनकी संगति उनको कुछ गलत करने के लिए इंकरेज करती है और देखते ही देखते वो अपराधी में बदल जाते हैं। ठीक है ना, तो वैसे क्वेश्चन आया है कई बार, है ना। लास्ट भी मैंने आपको समझाया था और इस बार भी देखो 2022 के पेपर में भी ये पूछा गया है, व्हाट्स द पुश फैक्टर ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, देखो कई बच्चे मुझे कहते हैं मैम जो इजी है, जो मतलब जिसको हम लिख सकते हैं वो आप क्वेश्चन समझाते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, मैं सोचती हूँ जो क्वेश्चन मैंने सभी वही समझाए हैं। जो क्वेश्चन आपको भी तो कुछ होमवर्क देना है ना, अगर आपको सारी चीज़ें मिल जाती है तो फ्रेंड्स देखो ये रियलिटी है। तो कहीं ना कहीं मैं भी हूँ, मुझे सब पकी पकाई खिचड़ी मिल जाएगी, मुझे मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तो मैं उतने अपने एफर्ट्स नहीं लगा पाऊँगी किसी चीज़ को पाने में जितने मैं लगा सकती हूँ। ठीक है, तो मुझे अगर गुड मार्क्स अचीव करने हैं तो थोड़ा मैंने सुना, थोड़ा समझा, थोड़ा मैंने हार्डवर्क करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो वो मैं आपके लिए रखती हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपके लिए क्वेश्चन एक आध छोड़ देती हूँ, लेकिन इस बार नहीं करूँगी। आज मैं आपको पूरे क्वेश्चंस कराने वाली हूँ और बहुत जो इजी हैं जो आप कर सकते हो वो आपको समझा दूँगी, आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए माइग्रेशन में आपको पहले भी बताया था, माइग्रेट होना ये तो आपको मुझे नहीं लगता समझाना पड़ेगा। जब आप एक जगह से दूसरी जगह में जाते हो, वहाँ बस जाते हो, रीज़न होता है पढ़ाई को लेकर या हेल्थ इश्यूज़ हैं आपके साथ, तो आपको इलाज के लिए कहीं जाना पड़ता है। ठीक है, आपको हायर एजुकेशन के लिए कहीं जाना पड़ता है, तो उसे होते हैं माइग्रेशन। ठीक है ना, तो आपने सुना होगा, आपको जैसे आप 10th कर लेते हो या 12th कर लेते हो, तो या आप कहीं और जा रहे हो तो आप टीसी निकलवाते हो अपना, है ना, सारे डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट निकलवाते हो, तो एक माइग्रेशन वो बनवाते हो ताकि आपको इजीली जो दूसरा स्टेट है अलाउ कर दे कि हमारे स्टेट में आप रह सकते हो पढ़ाई के लिए या किसी स्वास्थ्य सेवा के लिए, है ना, या जॉब के लिए। तो ये सब रीज़न होते हैं माइग्रेशन के। देखो कई बार आपको कारण आ जाएगा माइग्रेशन के, तो पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, एजुकेशन, हेल्थ इशू, जॉब्स, ठीक है, और फैसिलिटी। तो ये सब चीज़ें हैं, आप लिख सकते हो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, में जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं। तो देखो पहले तो पॉपुलेशन क्या है इसको समझ लो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आपको समझ आ जाएगा, और इसके इफेक्ट्स भी मैंने तीनों एकदम पॉइंट्स में आपको बता रखे हैं। ठीक है ना, तो बेटा फ्रेंड्स देखो पॉपुलेशन क्या है, जनसंख्या क्या है। किसी भी शहर में, कस्बे में या पूरी दुनिया में जब लोगों की संख्या जो होती है वो बढ़ने लग जाती है लगातार, वो जनसंख्या होती है। ठीक है, जो रहने वाले लोग हैं पहले 50 थे, 100 हो गए तो जनसंख्या हो गई। लेकिन 100 से 500 हो गए, जिस जगह में आप मैक्सिमम 150 की मतलब वो रखते थे गुंजाइश, मतलब छोटा सा गांव है, 150-200 बहुत है, वहाँ पे हज़ारों लोग रह रहे हैं, तो ये हो जाता है जनसंख्या विस्फोट। मतलब मनुष्यों में क्या हो रहा है, लोगों का रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है पॉपुलेशन, डेथ रेट कम होती जा रही है और जो आपकी बर्थ रेट है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो ये पॉपुलेशन क्या जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। ठीक है, और इसके इफेक्ट क्या पड़ेंगे, तो कुछ सिंपल सी बात है, कंपटीशन आ जाएगा, रिसोर्सेज आपको पता ही है जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा सीमित हैं। ठीक है, तो जब बड़ी मात्रा में लोग पैदा होंगे तो रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ करेंगे और एक टाइम ऐसा होगा हमारी आने वाली पीढ़ी उससे वंचित रह जाएगी। ठीक है,
इसी के साथ साथ पॉल्यूशन भी बढ़ेगा भाई, जब लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो पॉल्यूशन भी होगा, एनर्जी की कमी आ जाएगी, रिडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मैंने बता दिया ये कम हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी बढ़ेगी और मेंटल हेल्थ इशू भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप अगर आपको ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो इनको थोड़ा थोड़ा सा एक एक दो लाइन में आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकुलरिज्म। ठीक है, मतलब धर्मनिरपेक्षवाद क्या है, ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। ठीक है, धर्मनिरपेक्षवाद होता है, मैं एक बार समझा देता हूँ कि एग्जाम में लिख पाओ। फ्रेंड, जब कोई एक धर्म के लोग होते हैं उनको अपना ही धर्म दिखने लगता है, अपने धर्म के अलावा और कुछ नहीं दिखता, तो फ्रेंड्स वो धर्मनिरपेक्षवाद की जो मानसिकता है समझ लीजिए उससे पीड़ित है। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता दूं, जो भारत का संविधान है उसमें भारत को धर्मनिरपेक्षवाद मतलब धर्मनिरपेक्ष कहा गया है। भारत सभी धर्मों को मानता है, वो किसी एक धर्म को लेकर नहीं चलता, और भारत के अंदर मतलब सारे स्टेट आते हैं, और भारत एक ऐसा देश है जो सभी धर्मों की इज्जत करता है। वो अलाउ करता है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी कोई भी धर्म को अपना सकता है। ठीक है, और किसी भी धर्म का मतलब प्रचार प्रसार कर सकता है, या कोई भी धार्मिक कार्य में मतलब अनुदान दे सकता है। ये सारी जो मतलब कहते हैं ना रियायतें हैं या छूट है या फैसिलिटीज़ है वो इंडिया में लोगों को दी गई है। ठीक है, तो बाकी इसके बारे में पढ़ लेना, ये पॉलिटिकल साइंस में भी मैंने समझाया हुआ है और बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आपको आज समझ नहीं आता आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, वैसे आप ये लिख पाएंगे इसके बाद। आई होप आपका स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम हो रहा होगा, क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे। तो इसी के साथ 10th क्वेश्चन में हम आ गए हैं। डिफाइन एथनोसेंट्रिज्म। ठीक है, ये क्या होता है फ्रेंड्स? ठीक है, देखिए इतना बड़े भारी भरकम वर्ड में मत जाइए, इसका नॉर्मल मीनिंग होता है जातीयवाद, और जातीयवाद आपको पता ही होता है। वाद जब भी लग जाए ना, आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ, जब भी किसी वर्ड के पीछे वाद लग जाए ना तो समझ लो वो उसी चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहा है। धर्मनिरपेक्षवाद, धर्म एक ही धर्म को मानने वाला या हर धर्म को मानने वाले में इम्पोर्टेंस, जातीयवाद, धर्मवाद, धर्म को मानने वाले, है ना। तो जातिवाद में क्या आ जाता है, जो एक ही जाति के लोग हैं वो अपनी जाति को सुपीरियर मानते हैं, बस हम ही हैं जो कुछ है, बाकी जातियों से घृणा करना, उनको महत्व नहीं देना, उनसे इंटरेक्ट नहीं करना, मतलब उनसे दूर दूर रहना। मैं दोनों लैंग्वेज में वर्ड यूज़ करूँगी ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये सब होता है। तो जातीयवाद में क्या होता है फ्रेंड्स, आजकल आपको देखा होगा, आजकल आपको अगर ये पॉलिटिकल में जाए उसमें भी ये क्वेश्चन है और मैंने उसमें शायद बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो जब जातीयवाद की भावना किसी लोगों में पनपने लगती है ना, तो अपनी जाति को महत्व देने लगते हैं। तो जातीयता के आधार पे इलेक्शन लड़े जाते हैं, जाति को एक मतलब वो बनाया जाता है कि हम मतलब जाति के ऊपर ही वो सारे कंसंट्रेशन रहता है पॉलिटिशियन का भी, कि हमारी जाति, हम आपकी जाति के लोग, हमें वोट दीजिए। और जो लोग ऐसा करते हैं, उनके बातों में चलते हैं, तो समझ लीजिए वो जातीयवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, एक धारणा है जिस पे आजकल निरंतर लोग बढ़ते जा रहे हैं। जैसे अगर हम उदाहरण ले लो, एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है कि अमेरिकी तकनीकी प्रगति, औद्योगिकरण और धन के संचय को महत्व देते हैं। ठीक है ना, मतलब क्या करते हैं जातिवाद, आमतौर पे इस धारणा पे जोर देते हैं कि हमारी संस्कृति ही सबसे बड़ी है। तो अमेरिका की संस्कृति ले लो, वो कहते हैं भाई हमसे बड़ी तकनीकी तो किसी पे है ही नहीं, सबसे ज़्यादा प्रोग्रेशन हम ही कर रहे हैं, इनोवेशन हम ही कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो ग्लोबलाइजेशन है वो हमारी वजह से हो रहा है, धन सबसे ज़्यादा हमारे पास है। तो ये उनकी मानसिकता की सोच है। इंडिया में भी एक से बढ़कर एक रईस हैं, लेकिन शो ऑफ नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल इसलिए वहाँ का दे दिया गया है, लेकिन अब तो इंडिया में भी नहीं है, पर मैं आपको जस्ट समझाने के लिए करी ताकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि क्या होता है ना, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है ना फ्रेंड्स, पेपर देने में आपको भी मज़ा आता है और आपको पढ़ने में भी मज़ा आता है। ठीक है ना, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11, डिफाइन सोसाइटी। देखो समाज की परिभाषा मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, इससे पहले जो वीडियो है उसको ज़रूर देखिए, देखना आप प्लीज़। और कई बच्चे क्या होते हैं, मैम वीडियो अपलोड कीजिए, पेपर आ रहा है, ये क्या है, जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसको पहले देखना और उसके बाद कोई भी न्यू वीडियो देखना। मैं फिर बता रही हूँ क्योंकि हर चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपने पूरा कुछ नहीं पढ़ रखा ना, तो कितने टाइम की वीडियो होगी, 1-2 घंटे में आप वीडियो को दे सकते हो, और 2 घंटे में मैं आपको श्योरिटी देती हूँ आप सोशियोलॉजी के पेपर में कभी नहीं डरोगे। आप ऐसे जाओगे, बिंदास जाओगे, बिंदास पेपर करके आओगे और बिंदास पास हो जाओगे। ठीक है, ये बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स, ये आप देखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट समाज, आपको पता ही है व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। समाज होता है जो वहाँ पे एक बच्चों मतलब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ। कुछ व्यक्तियों का समूह मिलकर परिवार बनाता है। जब परिवार जुड़ते हैं ना तो एक समाज बनता है। जब समाज जुड़ता है तो एक राज्य बनता है। जब राज्य जुड़ते हैं तो एक देश बनता है। क्लियर है? अब आप समझ ही गए होंगे आपको क्या लिखना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंशिएट करना है स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन में। देखिए ऑब्जर्वेशन होता है अवलोकन करना, तो अवलोकन करने में स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन क्या होती है। स्ट्रक्चर होता है जो पहले से ही प्री डिफाइंड होता है, हमारा मतलब पूरा हमें पता होता है, पूरा प्लानिंग होती है हमारी, सिस्टमेटिकली तरीके से हम इसे करते हैं, मतलब फॉलो करते हैं। अब जो आपका अनस्ट्रक्चर है उसमें कोई प्री डिफाइन आपकी कोई प्लानिंग नहीं होती, आप मतलब आपने क्या करा, अचानक से कोई अवलोकन करा, ठीक है ना। आपने देखा होगा जब हम बच्चों को होते हैं तो छोटे जो प्राइमरी मतलब नर्सरी के बच्चे होते हैं, तो उनका जो टीचर ऑब्जर्वेशन करता है वो ज़्यादातर डिफ़ाइन नहीं होता, प्री डिफाइन बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, तो ये समझते हैं और इसके बेस में उन्हें पढ़ाते हैं। लेकिन अब बड़े बच्चों को देखा जाए तो हम पहली मतलब कुछ जो हमारे ऑब्जर्वेशन करना होता है कि बच्चा कैसे समझ पा रहा है, तो हम पहले ही प्री डिफाइन करके चलेंगे। आज हम ये क्वेश्चन मैं पूछूंगी और देखूंगी बच्चे क्या आंसर देते हैं, तो वो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो वो मेरा आ जाता है स्ट्रक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। ठीक है, साइंस के 4 अभी लक्षण बताने हैं, है ना, 4 विशेषताएं कह लो इसे। तो साइंस की 4 विशेषताएं आपको पता ही है। विज्ञान क्या है आपको पता ही है। जो साइंस होता है फ्रेंड्स वो रिलायबल होता है, मतलब विश्वसनीय होता है। उसका जो रिज़ल्ट होता है देखो पॉजिटिव रहता है ना, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप उसमें गैस नहीं कर रहे हो। साइंस हमेशा ट्रूथ को फॉलो करता है, उसमें मानने और ना मानने की कोई गुंजाइश नहीं होती, ठीक है ना। तो साइंस इज़ नॉट डेमोक्रेटिक, कभी लोकतांत्रिक भी नहीं होता, क्योंकि वो बेस्ड होता है एविडेंस के, उसको प्रूफ चाहिए, उसे किसी का वोट नहीं चाहिए, ठीक है। साइंस नॉन डॉगमेटिक होता है, आपको ये भी पता होगा कि हठ धर्मी मतलब होता है ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ऐसा होता ही होता है, मतलब अगर हम ऐसा करेंगे ऐसा होता ही होता है। वो प्रूफ देखता है, वो देखता है कि हाँ ये चीज़ घटना घट रही है नहीं घट रही है। या आप इसको एक ऐसे समझ सकते हो कि मान लो आप कोई प्रयोग कर रहे हो, ठीक है ना। आप लैब में गए, आप प्रयोग कर रहे हो, आपने कोई गलत मिक्सचर कर दिया, तो उससे आपको पता ही है अगर आप साइंस में दो अपोजिट मतलब सॉल्यूशन मिलाते हो, तो आपको पता है इसका रिजल्ट आग लगेगी, है ना। तो आप यहाँ पे हट नहीं कर सकते हो, आप जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो कि ऐसा नहीं होगा जी, ऐसा नहीं होगा, आप मिला दो, ठीक है। साइंस कहता है कि ऐसा होगा ही होगा, तो आपको उसे ही फॉलो करना पड़ता है। अब ऐसा नहीं करोगे क्योंकि आग लगेगी, पूरा लैब चल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विज्ञान नैतिक और सौंदर्यपरक निर्णय नहीं ले सकता। मैंने आपको बता दिया, कैन नॉट मेक मोरल और एस्थेटिक डिसीजन। तो ये कुछ पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, एक्सप्लेन द पावर एंड अथॉरिटी। ठीक है, शक्ति और प्राधिकार में क्या है ये दोनों, इसमें डिफरेंस भी आपसे पूछा जाता है कभी कभी। तो फ्रेंड्स पावर होती है एक ऐसी एबिलिटी जिससे आप दूसरे के बिहेवियर को कंट्रोल करो, या आप जो डिसीजन लो उसका दूसरों पे भी कोई इफेक्ट पड़े, प्रभाव पड़े। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके पापा घर में कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी चेंजेस लाते हैं, उससे पूरी फैमिली को फ़र्क पड़ता है। और अगर आप कुछ गलत करने जा रहे हो तो आपके पापा कहते हैं स्टॉप, ऐसे नहीं करना, आपको वहाँ नहीं जाना, तो आप नहीं जाते हो। तो कहीं ना कहीं आपके कार्यों को भी वो नियंत्रित करते हैं। जो आपकी फैमिली आपसे, मतलब आपके पापा मम्मी आपसे करवाना चाहते हैं, आप वही कार्य करते हो। अगर आप उनके डिसीजन के अगेंस्ट जाते हो तो आपको पनिशमेंट भी मिलती है। क्लियर हो गया होगा यहाँ से। अब आप बात करते हैं अथॉरिटी का एग्जाम्पल मैं लूँ तो एक ऑफिस लगा लो, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, एक बड़ा बॉस होता है, वो अपने सारे जितने भी उसके नीचे काम कर रहे हैं उनको आदेश देता है, ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। या कोई उसको ऑफिस से रिलेटेड कोई निर्णय लेना है, कोई डिसीजन लेना है, वो डिसीजन ले सकता है। आप एक उसके पास जॉब कर रहे हो तो आप डिसीजन नहीं ले सकते हो, वो डिसीजन मेकर होता है। तो इस तरह से हम इन दोनों को समझ सकते हैं। आई होप आपको ये दोनों में डिफरेंस भी समझ आ गया होगा, ठीक है। तो शक्ति जो पूरा नियंत्रण कर दे, और प्राधिकरण जो एक तरह से आपको ऑर्डर दे, डिसीजन दे, भाई ऐसे करना ऐसे नहीं करना, आप उसके डिसीजन के अकॉर्डिंग ही अपने टास्क करोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने भी एग्जाम्पल बना के इसमें ऐड कर सकते हो। मेरा मकसद ये है आपको समझ आना, आप अच्छे से क्लियर हो चुका होगा आपको, आई होप, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको जैसा मैं समझाने की कोशिश करती हूँ आपको समझ आ जाता है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में डिफरेंस पूछा है, आप वो भी पेपर में आप इजीली बता पाएंगे। बाकी आप एक बार पढ़ लेना और सोचना इसमें आप और क्या लिख सकते हो। वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक बटन जरूर दबाइएगा, मुझे अच्छा लगेगा, और एक तरह से आपके अटेंडेंस लग जाएगी, इतने बच्चे वीडियो देख रहे हैं। और ऐसे मुझे एक तरह से एक कहते हैं ना, मुझे इंकरेज करता है आपके लिए और अच्छा करने का, और कुछ नहीं, दैट्स इट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, व्हाट इज सोशल डेविएंस, मतलब विपथन क्या है। तो फ्रेंड्स देखो, अगर हम सोशलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग चलें तो इसमें क्या होता है, ये किसी मतलब इसका अर्थ जो है वो विकृति नहीं है, मतलब विकार आना या कमी हो जाना या भ्रष्ट हो जाना, ऐसा नहीं है। इसका सीरियसली एकदम सिंपल सा मीनिंग होता है, जो चीज़ आप अपेक्षा कर रहे हो ना वो ना करना, उसका उल्लंघन करना। एक एग्जांपल देती हूँ आपको। आप एक ऐसे समाज में रहते हो जहाँ पे लड़कियों को जीन्स पहनना अलाउड नहीं है और लड़कियाँ पहन रही हैं, तो वो क्या हो रहा है, सामाजिक विपतन। क्लियर हो गया आपको। क्लास में आपका देर से जाना, सामाजिक विपतन, ठीक है ना। आप क्या हो, भ्रष्ट नहीं हो, ये नहीं कि आप बिल्कुल ही एकदम पथभ्रष्ट हो गए हो, आप मतलब अवहेलना करोगे। आपने क्या करा, बस एक रूल तोड़ दिया, तो वो होता है, ठीक है। बाकी आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेल्टिंग पॉट। ये मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, आप उसमें देख लीजिए ना, मेरी जो पहली वीडियो है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द 5 प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म। देखो बौद्ध धर्म के 5 सिद्धांत क्या है बौद्ध धर्म के। तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता तब भी आप लिख दोगे, सब अच्छा अच्छा लिख के आना है आपको। तो बौद्ध धर्म क्या कहता है, एक तो हत्या से दूर रहें, चाहे डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, इसलिए आपने भी देखा हो जो जितने बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं वो ज़्यादातर नॉनवेज नहीं खाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब ये कहते हैं कि निर्दोष जानवर को मारना अपनी मतलब तृप्ति के लिए, कि आपको मांस खाना अच्छा लगता है ना, मांस मदिरा, तो ये सब चीज़ ये नहीं करते, अवॉइड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, व्हाट इज सोशल डेविएंस। तो मतलब सामाजिक विपतन क्या है। तो विपतन मैं आपको बताती हूँ, इसका मीनिंग होता है, अगर आप कोई आपसे अपेक्षा करता है ना कुछ काम करने की और आप उसका उल्लंघन कर देते हो, मतलब नहीं करते हो, तो उसे विपतन कहते हैं। बहुत ईजी सा है, तो ये यहाँ पे देख लेना, आप एक बार पढ़ लेना से। इसका मीनिंग कोई विकृति भ्रष्टता नहीं होती है, मतलब है ना। तो इसका जस्ट मीनिंग है कि कोई रूल्स था समाज का और वो आपने नहीं माना, तो आप क्या हो गया, सामाजिक विपतन हो गया, ठीक है। जैसे कि आप स्कूल जाते हो, आपका टाइम है 7 बजे का, तो आप 7 बजे पहुंचना होता है। अगर आप 7:30 पहुंचते हो तो आपने सामाजिक विपतन किया। आपने देखा होगा कई समाज में लड़कियों को जीन्स पहनना अलाउड नहीं होता, लड़कियां जो जीन्स पहन रही हो क्या कर रही है, सामाजिक विपतन। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो देखो वर्ड्स बहुत टफ था, लेकिन अगर आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया तो मुझे नहीं लगता आपको आंसर भी पढ़ने की ज़रूरत पड़ने वाली है। आप इतना लिख पाओगे, इतना लिख पाओगे और अपनी लैंग्वेज में बेटर लिख पाओगे, ठीक है। तो मेरा काम ही यही है, आपको वो चीज़ सिखाना जो आप में क्वालिटी है, उसको बस मुझे आपको निखारना है। आपको सब आता है, बस वर्ड आपको समझ नहीं आ रहा था, वो मैंने समझा दिया। अब है नेक्स्ट इसका कॉन्सेप्ट ऑफ मेल्टिंग पॉट। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया, प्लीज़ उसमें देख लीजिएगा, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और ये आता है क्वेश्चन, और देखिए आया भी है 2022 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेंशन द 5 प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म। देखो बुद्धिज्म की बात आ जाए, किसी भी धर्म की बात आ जाए, तो आपको कोई भी बातें अगर पूछिए 5 सिद्धांत बताओ, 6 अच्छी अच्छी बातें आप लिख दो। पहला क्या है, ये क्या करते हैं, एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, मतलब ये जो हत्या है उसका विरोध करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, ठीक है। स्टीलिंग, चोरी करने से बचे। देखो पता है ना, बुद्धिज्म मानने वाले ना ज़्यादातर नॉनवेज नहीं खाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हम अपनी संतुष्टि के लिए किसी निर्दोष जानवर को नहीं मारेंगे, तो ये मांस मदिरा से ज़्यादातर दूर ही रहते हैं, ठीक है। और सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है, लाइंग, डिसीविंग, किसी को धोखा देना, ये सब ये विरोध करते हैं। इंटॉक्सिकेंट, कोई मतलब आपको नशे से दूर रहे, है ना, तो इसलिए मैं कहना कहा ना, मांस मदिरा से ये लोग दूर रहते हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा। चाइल्ड लेबर्स, बाल मजदूर, आपको पता ही है कौन होता है, मैं एक बार आपको जल्दी से बता देती हूँ। हर 14 वर्ष से जो कम आयु का एक नियम भी बना चुका है कानून के अकॉर्डिंग, उससे अगर आप काम करवाते हो चाय की दुकान में या कहीं भी, उससे आप लेबर करवा रहे हो या घर के कामों में उसका आप मदद ले रहे हो, तो वो भी कहीं ना कहीं बाल मजदूर में आ जाता है, ठीक है। तो ये एक अपराध है, गैर कानूनी है और इसका विरोध किया जाता है भारत में भी, ठीक है। अब है आपका क्षेत्रवाद, ठीक है, रीजनलाइज। मैंने अभी आपको बताया था ना, वाद लगते ही समझाया था पहले ही, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, वाद लगते ही क्या होता है, अब यहाँ वाद लग गया तो समझ लो अपने आप को सुपीरियर। तो एक क्षेत्र के लिए जो अपने आप को सुपीरियर बताते हैं, अच्छा अच्छा बताते हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप बता सकते हो कि कोई पर्टिकुलर क्षेत्र है वो किस तरह से अपने क्षेत्र को ज़्यादा महत्व देता है दूसरे की तुलना में, ठीक है ना। जैसे आपने भी सुना होगा, अब लोग दिल्ली है, वो दिल्ली के गुण ज़्यादा गाते हैं, भाई दिल्ली में तो ये है, दिल्ली में तो वो है, उन्हें कभी दूसरा स्टेट अच्छा लग ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप ये समझ लो, अब दिल्ली में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जो काफ़ी पिछड़े में हैं, कई ऐसे हैं जो काफ़ी वेल सेटल्ड हैं, है ना। तो क्षेत्र को लेके जो लोग आर्ग्यू करते हैं ना, तो समझ लीजिए वो क्षेत्रवाद की मतलब बीमारी से पीड़ित हैं है ना। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, वैसे हमारा जो संविधान है वो इन सब का विरोध करता है। मैं आपको ये भी बात क्लियर कर दूं, संविधान के अनुसार
क्षेत्रवाद नहीं करना चाहिए, सारे क्षेत्र बराबर हैं, कोई धर्मवाद नहीं होना चाहिए, सारे धर्म बराबर हैं, ठीक है ना। किसी को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, आप किसी धर्म को मानो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20। बाकी फ्रेंड्स ये मैंने पॉलिटिकल में भी अच्छे से समझाया है, और देखना फर्स्ट वीडियो में शायद मैंने समझाया नहीं समझाया, लेकिन पॉलिटिकल में आपको ये अच्छे से मिल जाएगा, बहुत अच्छे डीप से मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो डीपली पढ़ना तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था की विशेषताएं बतानी है जी। सामाजिक व्यवस्था मुझे लगता है आपको बताना चाहिए, समाज में जो व्यवस्था होती है। बाकी मैंने बहुत इजी पॉइंट्स दिए हैं, ये आप पढ़ के ये बता सकते हो सामाजिक व्यवस्था में क्या क्या होता है। देखो पहली बात तो समाज की बात कर रहे हैं तो दो लोग तो है नहीं, दो से ज़्यादा लोग होते हैं जिनके बीच में आपस में क्या होता है, एक इंट्रैक्शन होता है, ठीक है ना, अंत्यक्रिया होती है। इंडिविजुअल इन देयर एक्शन टेक अकाउंट्स ऑफ हाउ द अदर्स आर लाइकली टू एक्ट और बिहेव, ठीक है। जब कोई बंदा काम करता है, कोई भी काम करता है, वो इस बात का ध्यान रखता है कि इसका प्रभाव दूसरे पे क्या पड़ेगा, ठीक है। अच्छा कर रहे हो तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, गलत कर रहे हो तो गलत प्रभाव पड़ेगा, तो गलत नहीं करोगे ना आप। अगर आप समाज को देखते हो, सोशल वैल्यूज़ को समझते हो, तो आप गलत नहीं करोगे, आप हमेशा वही काम करोगे जिससे दूसरे वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी फ्रेंड्स सारे इजी पॉइंट्स हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको इसको समझाने की भी ज़रूरत है, आप बना सकते हो। सामाजिक व्यवस्था में आप जितना चाहे उतना बना सकते हो, अपने पॉइंट्स भी यहाँ पे आप पुटअप कर सकते हो, ठीक है ना। इस प्रणाली में क्या होता है, जो व्यक्ति होता है अपनी संस्कृति को भी साझा करता है, करते हो ना कि आप बताते हो, आपने देखा होगा कई फ्रेंड्स होंगे आपस में डिस्कस करते होंगे, यार हमारे गांव में ना ये त्यौहार मनाते हैं, छठ पूजा ऐसे की जाती है, तो आप दूसरों को भी बताते हो अपनी संस्कृति के बारे में, तो ये एक सोशल सिस्टम है, ठीक है। इसी के साथ ये सारे आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, डिफाइन करना है आपको रोल क्या होता है, रोल की विशेषताएं। देखिए मैं पढ़ा चुकी हूँ लास्ट में, है ना। देखो आप अगर समाज में रह रहे हो तो आपकी कोई ना कोई सामाजिक भूमिका होगी, ठीक है। पापा जो होते हैं उनकी अलग भूमिका होती है, माँ जो होती है उनकी अलग भूमिका होती है, बच्चे जो होते हैं उनकी अलग भूमिका होती है। समाज में रह रहे हर व्यक्ति एक रोल प्ले ही कर रहा है एक तरह से फ्रेंड्स, ठीक है। समाज एक, मान लो अपने दिमाग में ये चीज़ रखना, समाज में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो एक फिल्म है, फिल्म की स्क्रिप्ट है, और आप सब लोग क्या हो, आप कोई ना कोई रोल प्ले कर रहे हो, ठीक है। तो बच्चे भी अपने रोल प्ले कर रहे हैं, उनका रोल क्या है, अपने माँ बाप की मतलब आज्ञा का पालन करना, उनके अनुसार चलना, एक दिन बड़ा होके फिर वही चीज़ करना, फिर वो माँ बाप बनेंगे, फिर वो माँ बाप का रोल में आ जाएंगे, फिर एक टाइम पे वो दादा दादी के रोल में आ जाएंगे। तो जब बच्चा पैदा होता है, बच्चे से लेके आप सारे रोल अपने प्ले करते जाते हो, और फाइनली जो होता है आपको पता ही है ना। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, परिवार की विशेषताएं बताइए। तो फ्रेंड्स परिवार के बारे में तो मैं आपको पहले भी जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई उसमें अच्छे से बताया था, परिवार क्या होता है। हर व्यक्ति एक परिवार में रहता है, तो परिवार में रहने की बहुत सारी विशेषताएं फ्रेंड्स, है ना। सुख दुख में हमारी सपोर्ट करते हैं लोग। अगर एक अकेला व्यक्ति, आप अपना आपको अगर इसकी विशेषता बतानी है ना, आप अपने आपको अकेला मेंशन, मतलब अकेला सपोज करो कि आप अकेले हो, तो क्या होगा। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका परिवार की विशेषताएं बताना। तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, आप हर व्यक्ति परिवार में रहता है, और परिवार में रहने के क्या क्या लाभ होते हैं आपको यहाँ पे वो बताना है, ठीक है। अगर आपके दिमाग में कभी ना भी चले ना कुछ, अपने आप को सोचना मैं अकेला हूँ तो मैं क्या क्या कर नहीं पाऊँगा, क्या क्या कर पाऊँगा, आपको सारा डिफरेंस समझ आ जाएगा। अकेले रह के देखो, परिवार में रहने का एक फ़ायदा ये होता है, बच्चों की जो भावात्मक विकास होता है वो बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि फैमिली में लोग रह रहे हैं, अलग अलग भावनाओं से बच्चा गुजरता है, तो उसको सारा पता चलता है। जैसे दादा दादी से उसने स्नेह मिलता है, प्यार मिलता है, माँ बाप से केयर मिलती है, भाई बहनों से उसे प्यार मिलता है। इस तरह से एक विकास भी अच्छा होता है। अगर कोई बच्चा परिवार में रह रहा है उसका डेवलपमेंट अलग ही तरीके से होगा। एक अकेला बच्चा देखो ज़िद्दी बन जाएगा, अड़ियल बन जाएगा, लेकिन परिवार में रहेगा तो वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, शेयरिंग करना सीखेगा, केयरिंग करना सीखेगा। तो फैमिली की फ्रेंड्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। बाकी ये टॉपिक बहुत इजी है, और आप कई बच्चे कहते भी हैं भाई मैम इजी जो हम बता पाते हैं आप वही समझाते हो, तो आई होप आप ये वाला कर ही लोगे, ठीक है। तो टाइम नहीं वेस्ट करते, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाजीकरण की अवधारणा तथा इसके अर्थ और इसके विभिन्न कारक बताना। देखो समाजीकरण में बार बार आपको समझा चुकी है, समाज में रहकर ना समाज के अनुरूप अपने आप को ढालना ही समाजीकरण है। इससे इजी डेफिनेशन मैं आपको नहीं बता सकती, ठीक है। बस ये समझ गए तो आप ये पूरा पढ़ पाएंगे, ठीक है। और समाजीकरण में ना हर कोई एक भूमिका निभाता है। तो सबसे पहली भूमिका आपको जो बताता है, जिसको हम एजेंट कहते हैं, जो रोल प्ले करता है, फर्स्ट कारक जो होता है वो आपकी फैमिली होती है।
सबसे पहले आप फैमिली में सीखते हैं समाजीकरण होना, ठीक है। क्योंकि जब कोई बच्चा न्यूबॉर्न पैदा होता है ना, तो उसे सबसे पहले अपनी माँ के बारे में पता चलता है, ठीक है। अपनी माँ को बच्चा बाय बर्थ ही समझ जाता है कि हाँ मैं अपनी माँ के पास हूँ। फिर धीरे 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 उसकी फैमिली के और मेंबर से वो जुड़ना शुरू करता है। फिर उसे उसकी फैमिली वाले बताते हैं दूर के रिलेटिव्स जो उसके परिवार के ही हैं पर उसके साथ नहीं रहते, आपके मामा हैं, आपकी मामी हैं। तो फिर आप कहते हो अच्छा मेरे मामा है, धीरे धीरे आप मामा से घुलना मिलना स्टार्ट करते हो। तो आपका क्या हो रहा है, एक समाजीकरण हो रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी नॉलेज होती है फ्रेंड्स समाज में। अब फैमिली से आपको क्या क्या नॉलेज मिलेंगी, आप संसार को देखने का नज़रिया सीखते हो, बेटा ये बुरे हैं ये अच्छे हैं। आपने देखा होगा आपकी फैमिली वाले, आजकल के तो मॉडर्न ज़माना आ गया, बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं स्कूल जाने, तो उससे पहले ही पेरेंट्स उन्हें सिखा देते हैं कि बेटा बैड लोग कैसे होते हैं, गुड लोग कैसे होते हैं, बैड टचिंग क्या होती है, गुड टचिंग क्या होती है ना। तो ये क्या हो रहा है, आपको नज़रिया दिया जा रहा है संसार को देखने का, वर्ल्ड व्यू आपको दिया जा रहा है। फिर रिलीजियस की आपकी प्रैक्टिस आती है। बच्चा पैदा होता है, भले ही उसे उसके बारे में नॉलेज नहीं, पर आप उसका नामकरण करते हो, फिर धीरे धीरे उसका बर्थडे बनता है, फिर उसका गृह पूजन होता है। बड़ा होते होते वो देखता है ये तो हमेशा होता है, उसको अपना ट्रेडिशन समझने आने लग जाता है। तो परिवार ने क्या करा, उसका समाजीकरण किया। आप वैल्यूज़ सीखते हो, है ना। जैसे आप कहते हैं ना बेटा हेलो करो, आंटी को नमस्ते करो, पैर छुओ, या वैल्यूज़ सीख रहे हो किससे, अपने परिवार से, ठीक है। क्लियर है आपको, बस आपने एक बार सुन लिया ना, आपको ये पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं पढ़ने की ज़रूरत। आप बिंदास लिख के आइएगा जो आप समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट आपका आ जाता है स्कूल। तो फ्रेंड्स समाजीकरण में स्कूल भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, देखो, और एक बात याद रखना, सबसे ज़्यादा जो समाजीकरण बच्चे का होता है स्कूल से ही होता है। देखो फैमिली में क्या है, एक बात मैं आपको समझा दूँ, जहाँ पे आपको ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है ना, वहाँ पे समाजीकरण सबसे ज़्यादा होता है, ये याद रखना। क्योंकि समाजीकरण का मतलब क्या है, मैंने आपको क्या समझाया था, अपने आप को ढालना, किसके अनुरूप, समाज के अनुरूप। और समाज आपको जहाँ पे कहाँ मिलेगा, ज़्यादा लोग कहाँ मिलेंगे आपको, स्कूल में मिलेंगे, पार्क में मिलेंगे, जहाँ पे मतलब बाजार में मिलेंगे, तो आपका वहाँ पे ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे आप जल्दी ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन करोगे और ज़्यादा लोगों की बातें सीखोगे, जानोगे, अपने आचार विचारों का आदान प्रदान करोगे। घर में क्या गिनती के 5 मेंबर हैं या 6 मेंबर या 10 मेंबर हैं, आप उन्हीं के बारे में जान रहे हो, उन्हीं से चीज़ें सीख रहे हो, है ना। तो ये होता है घर में और बाहर में फ़र्क। नेक्स्ट आपका आ जाता है फ्रेंड्स पीयर्स। पीयर्स यहाँ पे कहते हैं फ्रेंड्स को, ठीक है। आप ग्रुप में बात करते हो, आपने देखा होगा बच्चा जब पैदा होता है तब से ही 2 साल की उम्र से बच्चा अपने दोस्तों के बारे में जानने लगता है, उसके फ्रेंड्स बनने लग जाते हैं। तो पीयर्स से भी फ्रेंड्स बच्चा बहुत कुछ सीखता है। देखो आपने भी सीखा होगा, आपके भी कईयों के अच्छे दोस्त होते हैं, कईयों के बुरे दोस्त होते हैं। अच्छे दोस्त होते हैं अच्छी चीज़ें सीखते हैं, आगे फ्यूचर बनाते हैं। बुरे दोस्त होते हैं बुरी संगति में चले आते हैं, कई सारी जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं, लत होती हैं, उनको पाल लेते हैं, तो अपनी लाइफ को डेंजर में भी डाल देते हैं। तो ये सब है, पढ़ना चाहते हो पढ़ लेना। मीडिया भी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, आपको पता ही है आजकल मीडिया सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है हमारे समाजीकरण को, है ना। आपने देखा होगा ना, अब ये लड़कियां हैं, फैशन चल रहा है। देखो पहले हमारे भारत देश में ऐसा था ना, ये बर्गर पिज़्ज़ा कहाँ से आया, बाहर से आया ना। कैसे जाना, इन्हीं के थ्रू जाना हमने। हमारी मम्मी तो बाहर देश गई नहीं, तो उसने तो कभी बर्गर खाया नहीं था, या हमारी फैमिली का कोई दादा दादी तो कभी बाहर गए नहीं थे। आज के ट्रेंड में बच्चा पैदा हो रहा है, 3-2 साल का हो नहीं रहा, तो वो बर्गर चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए, सारे नाम बोल देगा जो नाम हमने कभी नहीं सुने थे उतनी एज में। तो और आप में से भी कई ऐसे होंगे जो वाकई में मेरी बात से एग्री होंगे कि 2 साल की उम्र में आपने भी ऐसे नाम नहीं सुने होंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है फ्रेंड्स, ये सब आपका सामाजिकरण ही है। अब हम क्या है, हम समाज के अनुरूप चलने लग गए हैं। दुनिया बर्गर पिज़्ज़ा खा रही है, हम भी खाने लग गए हैं। लड़कियां जीन्स पहन रही, दुनिया पहन रही, हम भी पहनने लग गए हैं। समाज के रूप क्या कर रही हूँ मैं, अपना आपको कहीं ना कहीं समाज के अनुरूप ढालने की कोशिश कर रही हूँ, समाज के साथ जुड़ने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आपको ये आंसर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स ये आप पढ़ना चाहते हो आप इसे पढ़ लीजिएगा। वैसे मुझे लगता है कि आपको समझ आ ही गया होगा, इतने अच्छे से मैंने क्लियर किया ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, अनुसूचित जनजातियों की समस्याएं बताना। आपको बता चुकी हूँ मैं अनुसूचित जनजाति क्या होती है शायद लास्ट वीडियो में। आप एक बार देखिए, पहली वीडियो जरूर देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। अगर आप ये पहले देख रहे हैं तो उसको भी देखना मत भूलिएगा, ठीक है। सारा सोशियोलॉजी जो है ना आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी इन 2 वीडियोज़ को आपने अच्छे से देख लिया तो। आपको पेपर में मैं कह रही हूँ ना, यूँ ही पेपर निकाल लेंगे आप, और आपको बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। आई होप
अब तक आपका स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम हुआ होगा और आप समझ गए होंगे सोशियोलॉजी का पेपर इतना हवा नहीं है जो आप बना रखी है कि मैम वीडियो अपलोड करो। आप समझ गए होंगे कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपकी थोड़ी बहुत समझ से ही आप उनको अटैम्प्ट कर सकते हो पेपर में, है ना। तो फ्रेंड्स, जो समस्याएं आपको पता ही होगी, एक तो इनको साथ भेदभाव किया जाता है, इनको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो अगर 6 मार्क्स का पेपर में पूछा गया है तो याद रखना एक एक दो लाइन एक्सप्लेन करना। मैंने यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स मेंशन किए हैं, ठीक है। पहचान की समस्या, इनको अपनी पहचान बनाने की समस्या रहती है क्योंकि इनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता समाज में। सुरक्षा की समस्या रहती है क्योंकि इनके साथ भेदभाव, ठीक है। इक्विटी की, मतलब इनके साथ इक्विटी का रिलेशन क्या था, इनके साथ भेदभाव किया जाता है तो वो एक प्रॉब्लम है इनके साथ। सांप्रदायिक तनाव दंगे आ जाते हैं, आपको पता ही है। ये अपने लिए लड़ते हैं हक के लिए तो इनको दबाया जाता है, वो एक समस्या है इनके साथ। सिविल सेवा, राजनीति में प्रतिनिधित्व का अभाव, इन लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं जाता। आपने देखा होगा इलेक्शन में भी इनके साथ काफ़ी भेदभाव किया जाता है, इन्हें टिकट नहीं दी जाती जल्दी से, है ना, क्योंकि इनकी कैटेगरी को कभी साल में मतलब एक बार आता है जो इनको मतलब लड़ने का छूट दी जाती है। अब तो ऐसा नहीं है, इससे पहले पहले बहुत हुआ करता था। सुरक्षा प्रदान करने की समस्या, धर्मनिरपेक्ष, आपको पता ही है, सारे पॉइंट्स हैं। आप अगर 6 नंबर का आता है तो कोई भी 5-6 पॉइंट इनमें से जो आपको अच्छा लगे उनको 2-2 लाइन जिसकी आप एक्सप्लेन कर पाओ उन्हीं को चूज़ कीजिएगा, ठीक है, और उन्हीं को आपको लिखना है। तो अब फ्रेंड्स हम आते हैं आपके सेक्शन बी में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 2 आते हैं इसके अंदर, तो आपको मैं सलाह दूंगी आप ऑप्शन 1 कीजिएगा क्योंकि यही आपके लिए इजी रहेगा। क्योंकि इसमें महिलाओं की परिस्थिति के बारे में क्वेश्चन आते हैं जो अटैम्प्ट करना हर किसी बच्चे के लिए इजी होता है, क्योंकि महिलाओं की स्थिति में क्या होगा, प्रॉब्लम पूछी जाएंगी, ठीक है। महिलाओं के लिए क्या क्या सरकार कर रही है, क्या क्या किया जाना चाहिए, ये सब क्वेश्चन इसमें पुटअप किए जाते हैं जो आप इजीली अटैम्प्ट कर पाएंगे अगर आपको क्वेश्चन ढंग से समझ आ गया तो देखिए इसमें जो 2022 का पेपर था उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। विधवा पुनर्विवाह कानून किस वर्ष में पारित किया गया था, तो रीमैरिज एक्ट जो है ये पास किया गया था जुलाई 16, 1856। महिला मुखिया घर से आप क्या समझते हैं, देखो जिस घर में महिला को मुखिया माना जाता है उसे महिला मुखिया घर कहते हैं। वैसे पहले जो समाज था हमारा वो उसमें ज़्यादातर पितृ प्रधान समाज था हमारा, मतलब पितृ प्रधान जो परिवार थे उनको महत्व दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे महिलाओं की जब स्थिति सुधरने लगी, आज के इस मॉडर्न टाइम में महिला भी घर संभाल सकती है, तो आपको पता ही होगा, तो महिलाएं भी कहीं कहीं घरों में जो होती है मुखिया का रोल प्ले करती हैं। तो इसको आप अपनी लैंग्वेज बना सकते हो, इतना कोई टफ है नहीं ये। लैंगिक समानता की व्याख्या मैं आपको लास्ट टाइम भी समझा चुकी हूँ फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में जो मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी, तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, इसीलिए कह रही हूँ वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। लैंगिक समानता होती है लिंग, मतलब जब आप स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं करते, जितना आप स्त्री को अधिकार दोगे उतने पुरुष को, और जितने पुरुष को दोगे उतने स्त्री को, तो उसे कहते हैं लैंगिक समानता। बाकी आप इसमें बहुत कुछ बना सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। आज की डेट में एजुकेशन फील्ड हो, नौकरी का फील्ड हो, हर जगह पे स्त्री पुरुष दोनों को समान अवसर दिए जाते हैं विकास के, ताकि दोनों का समान अवसर हो मिले और ताकि दोनों का समान विकास हो। इससे क्या होगा, लैंगिक समानता बनी रहेगी, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं, देखो ये पॉलिटिकल में, जिन बच्चों के पास पॉलिटिकल है उसमें मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है, अगर यहाँ समझना है तो वहाँ देख लेना। तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये भारत के संविधान में जो ऐड किए गए थे, ये आयरलैंड से कॉपी किए गए थे। हर चीज़ हमने किसी न किसी देश से ली है, आपको पता ही होगा, जो बच्चे पॉलिटिक्स से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो राज्य के जो नीति निर्देश सिद्धांत होते हैं फ्रेंड्स, ये स्टेट्स के लिए फॉलो होते हैं, इसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन होती है जिसके अनुसार राज्य काम करते हैं ताकि एक कल्याणकारी राज्य के रूप में उनको स्थापना की जा सके। बाकी ये मैंने लिखा है इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसके साथ ही इस बार मैं आपको इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करूंगी, तो आप पीडीएफ में भी पढ़ना, आपको बिल्कुल वरीड होने की जरूरत नहीं है। आप बस 1-2 बार वीडियो सुन लेना, क्योंकि इसके कहते हैं ना, सुनने से हमें बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। हो सकता है सुनने के बाद आपको इसको पीडीएफ पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े, क्योंकि मुझे लगता है जहाँ तक मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर पाई हूँ। बाकी आपके ऊपर है, आप कैसे आपने सुना, कैसे आपने ध्यान लगाया। अगर कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर मुझे लगा वीडियो बनानी चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊँगी। अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक बटन दबाइएगा, और हर कोई शेयर जरूर करना, ताकि सबके अच्छे नंबर आए फ्रेंड्स, सब अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं। कल को आप ही को दुआएं मिलेंगी, है ना। तो अपना अपना कभी नहीं सोचना चाहिए, हमेशा दूसरों के लिए भी सोचो। तो आपको शेयर जरूर करनी है मेरी वीडियोस को, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अपना प्यार सपोर्ट देते रहिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। धन्यवाद।